लो समाकलन विधि से गति के प्रथम समीकरण का निगमन है ना। v बराबर u प्लस at की व्युत्पत्ति। तो देखो माना कोई वस्तु एक समान त्वरण ए से सरल रेखा में गति कर रही है, सरल रेखा में गति कर रही है। सरल रेखा में गति कर रही है तथा t समय पर उसका वेग भी है, तथा t समय पर वेग भी। तब वस्तु का त्वरण, और देखो त्वरण को कहाँ लिखते हैं ए से, और ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है dv/dt है ना, यानी वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, त्वरण ए बराबर होता है dv/dt, कितना होता है। अब यहाँ से यदि dv का मान निकालोगे कितना आएगा, dv हो जाएगा adt। ठीक है, ये हो जाएगा dv बराबर adt, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 5। अब देखो यहाँ पे dv है ना, और यहाँ पे क्या है dt है। dv का क्या है, हमारा वेग है, और dt क्या है, समय है ना। यहाँ पे लिमिट किसकी आएगी, t की आएगी, यानी यदि हम समय मान ले प्रारंभिक समय क्या है 0, t बराबर कितना है 0 है, और अंतिम समय कितना है t है, और प्रारंभिक वेग हमारा क्या है u है, और अंतिम वेग क्या है v है ना। तो लिखो थोड़ा सा कि माना समय t बराबर 0 पर, समय t बराबर 0 पर वस्तु का वेग u, तथा समय t बराबर t पर वस्तु का वेग भी है, इन सीमाओं में समीकरण एक का समाकलन करने पर इन सीमाओं का होता है लिमिट, है ना। हमको लिमिट रखना है। लिमिट देखो क्या रखना है, t बराबर 0 पर वेग कितना है इसका u है, और समय t पर क्या है वेग इसका v है, यानी हमको लिमिट dv की तरफ क्या रखना है u और v, और जहाँ dt है वहाँ लिमिट क्या रखना है 0 और t रखना है। ठीक है, तो इसका हम समाकलन करते हैं समीकरण का। तो समाकलन क्या है, ये है समाकलन का चिन्ह। ठीक है, यहाँ क्या है dv है, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। ठीक है, इसकी लिमिट देखो क्या आ जाएगी, एक आ जाएगी निम्नतम सीमा या लोअर लिमिट बोलते हैं, है ना। निम्नतम सीमा क्या है इसकी u, अंतिम वेग इसका कितना है v, यानी इसको बोलते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या है
भी है। तो अपर लिमिट क्या हो गई? भी हो गई। ये लोअर लिमिट हो गई, अपर लिमिट हो गई, बराबर इंडिकेशन चिन्ह इधर भी लगाओ। यहाँ भी क्या लिखा है? देखो ए डी टी, इधर लिख दो ए डी टी। इसकी निम्नतम सीमा कितनी है? 0, ये हो जाएगा 0। उच्चतम सीमा कितनी है? टी, यहाँ हो जाएगा टी। इन सीमा का समाकलन करते हैं, ठीक है। अब देखो हम लोग समाकलन ये पढ़े हैं, यदि मान लो लिखा हो इंटीग्रेशन डी एक्स, तो इसका समाकलन होता है एक्स। इंटीग्रेशन लिखा हो डी टी, इसका समाकलन होता है टी। इंटीग्रेशन लिखा हो डी यू, इसका समाकलन होता है यू। इंटीग्रेशन लिखा हो डी वी, इसका समाकलन होता है डी। ये समाकलन इसका होता है इसका। अब देखो यहाँ पे लिखा है डी टी लिखा है, तो डी टी के लिए ए क्या कहलाएगा? कांस्टेंट कहलाएगा। यहाँ पे ए क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट जो राशि है कहाँ आती है? बाहर आ जाएगी, केवल समाकलन होगा डी टी का। यदि यहाँ पे टी होता, टी लिखा होता, जैसे हम पीछे बताए थे, यदि मान लो ऐसा लिखा हो टी डी टी, टी डी टी लिखा होता तो इसका समाकलन क्या हो जाता? हम बताए थे कि यदि ऐसा लिखा हो यक्स डी यक्स, यक्स पावर एन डी यक्स, इसका सूत्र होता है यक्स की पावर एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1, ये बताए थे। यानी यदि टी डी टी लिखा है, इसका समाकलन क्या हो जाएगा? टी की पावर 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1, यानी क्या आएगा? टी स्क्वायर बटे 2 आएगा, है ना। इस तरह लिखा होता तब, लेकिन यहाँ ए डी टी लिखा है, ए स्क्वायर बटे 2 नहीं आ जाएगा, है ना। ये क्या है? डी टी, यहाँ पे डी टी है, डी टी यहाँ पे समाकलन तब होगा जब कोई हमारा फंक्शन जो दिया है, फलन दिया है, टी के रूप में होगा तभी। यदि टी के रूप में नहीं है तो क्या कहलाएगा? कांस्टेंट कहलाएगा। तो कांस्टेंट कहाँ आएगा? बाहर आ जाएगा। इसका अपलन क्या हो जाएगा? समाकलन भी। लिमिट कितनी है? लिमिट है u से v, ठीक है। और देखो जब समाकलन कर दिए, समाकलन करने के पश्चात समाकलन का चिन्ह हट जाएगा। लिमिट कहाँ लिख देंगे? आगे लिख देंगे u से v। अब डी का क्या होगा? समाकलन भी होगा। जैसे डी एक्स का एक्स होता है, डी टी का टी होता है, बराबर। यहाँ देखो ए क्या हो जाए? ए बाहर आ जाएगा। और डी टी का इंडिकेशन क्या होता है? टी। यहाँ इंडिकेशन इसका हो जाएगा कितना? टी हो जाएगा। लिमिट कितनी है इसकी? 0 से t, ठीक है। लिखा नहीं ऊपर वाला, यहीं पे रख देते हैं लिमिट वाला। अब देखो लिमिट कैसे रखते हैं? लिमिट रखने देखो तरीका है, हमेशा पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस चिन्ह आता है, उसके बाद क्या करते हैं? लोअर लिमिट, यानी पहले उच्चतम सीमा, माइनस का चिन्ह, फिर निम्नतम सीमा। तो जहाँ यहाँ पे क्या लिखा है? भी लिखा है, तो पहले इस भी की जगह पर क्या लिखेंगे? ये वाला भी, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर इस भी की जगह पर क्या लिखेंगे? यू लिखेंगे, है ना। इस तरह सीमा यानी लिमिट रखने का तरीका होता है। जैसे मान लो लिखा है हमारा, यहाँ पे लिखा है एक्स लिखा है, लिमिट लिखी है 1 से 2, ऐसे लिखा, तो लिमिट रखने का तरीका होता है पहले इस एक्स की जगह पर क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, ये हो जाएगा 2 माइनस फिर 1 कर देंगे, इस तरह 2 माइनस 1 क्या आएगा? 1 आएगा। ये लिमिट रखने का तरीका होता है। यहाँ लिमिट हमको संख्या के रूप में नहीं दी है, u और v के रूप में दी है, तो हम लिमिट उसी तरह रखते हैं जैसे अभी रखते आए, तो लिमिट रख देते हैं हम। यहाँ क्या हो जाएगा? v माइनस यू बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या आएगा? पहले उच्चतम सीमा कितनी है? t है, हो जाएगा t, और माइनस क्या हो जाएगा? 0। इधर हो जाएगा a है, ये है यहाँ पे, ये वाला a हो गया। यहाँ कितना है? t माइनस 0, ये हो जाएगा v माइनस यू बराबर कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, या v बराबर कितना आएगा? u प्लस 80 आएगा। यही गति का प्रथम समीकरण। देखो इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में बोलते हैं इसी को समाकलन, ठीक है। हिंदी में समाकलन बोलते हैं, अंग्रेजी में इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग समाकलन विद से
गति के प्रथम समीकरण का निगमन व्युत्पत्ति कर रहे हैं। ठीक है, पहले हमको क्या दिया है, माना कोई वस्तु एक समान त्वरण ए से सरल रेखा में गति कर रही है। ठीक है, और देखो एक समान त्वरण कब होता है, जब वस्तु हमेशा सरल रेखा में गति करती है तभी होता है ना। तथा t समय पर उसका वेग कितना है, v है। तब वस्तु का त्वरण का फार्मूला होता है, हम लोग पढ़े हैं, परिभाषा होती है त्वरण की कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यही परिभाषा पढ़े हैं। यहाँ a बराबर कितना हो जाएगा, dv/dt। ठीक है, इसका गुणा कहाँ होगा, a में होगा, तो dv बराबर कितना आएगा, a dt आएगा। ठीक है ना। अब देखो हम ये देख रहे हैं इधर क्या लिखा है, dv लिखा है, इधर क्या लिखा है, dt लिखा है। हमको समाकलन इसी का करना है। अब समाकलन करना इसलिए करना है ताकि हम लोग पढ़ रहे हैं समाकलन विधि से गति के समीकरण का निगमन कर रहे हैं। तो जब समाकलन से कर रहे हैं तो समाकलन ही करना पड़ेगा इसका। और समाकलन करने के लिए हमको इसमें लिमिट लगाना होगा। और लिमिट क्या लगाएंगे, हम लोग मानते हैं, मान लिया कि माना समय t बराबर 0 पर जब हमारा समय क्या था, 0 था, तो हमारे वस्तु का वेग क्या था, u था। ठीक है, और जब समय कितना था, समय t पर वस्तु का वेग कितना हो गया, v हो गया। इन सीमाओं में समीकरण का समाकलन करना है। समाकलन करना है तो दोनों पक्षों में समाकलन का चिन्ह लगाएंगे। ये समाकलन का चिन्ह होता है ये वाला। ठीक है, ये लिमिट है, देखो इधर dv लिखा है ना, v है क्या, v है वेग, है ना। तो हमारा वस्तु का वेग, हमारा प्रारंभिक वेग कितना है, ये u वाला है, और अंतिम वेग यानी एक वेग कौन सा है, ये वाला है। तो वेग की तरफ जो लिमिट आएगी वो वेग वाली आएगी। ये नहीं कि हम वेग की तरफ समय वाली लिमिट रखते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। हमारा v है क्या, वेग है। अब वेग की तरफ लिमिट कौन सी है, t बराबर 0, यानी जब समय 0 था तब वेग कितना था, u था, यानी ये प्रारंभिक वाला है। प्रारंभिक यानी क्या कहलाएगा, लोअर लिमिट कहलाएगी। तो लोअर लिमिट वाली क्या होगा, u होगा। ठीक है ना। अब ये नहीं कि हम जो है तो यहाँ t बराबर 0 पर वेग u माने हैं तो u को हम रख दें ऊपर, ऊपर नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारा t बराबर 0 समय क्या है, प्रारंभिक समय है। और प्रारंभिक समय वेग कितना था, u था, और प्रारंभिक यानी लोअर लिमिट होती है, कहाँ लिखी जाती है, नीचे। ठीक, t समय में वेग कितना था, v था, यानी अंतिम वेग है। अंतिम वेग यानी अपर लिमिट कहाँ लिखी जाती है, हमेशा ऊपर। ठीक है, यहाँ वेग u हो गया, v हो गया। अब देखो हम शुरुआत में समय क्या माने थे, 0 माने थे। इधर लोअर लिमिट क्या लगा दिए, 0 लगा दिए। ठीक है, फिर समय क्या माने थे, t माने थे, यहाँ अपर लिमिट क्या लगा दिए, t लगा दिए। यहाँ a dt है तो a dt लीजिएगा। ठीक है, अब ये बताए हैं कि dv का समाकलन क्या होता है, v होता है, v हो गया। और लिमिट इसकी अब जब समाकलन कर देते हैं तो समाकलन का चिन्ह हट जाता है। समाकलन चिन्ह हट गया, बड़ा क्वेश्चन लगा के लिमिट u से मिलती है यहाँ पे। ठीक है जनाब, बराबर a क्या है, कांस्टेंट है, तो एक बाहर ला लिए और dt का इंटीग्रेशन कितना जाएगा, t हो जाएगा। यहाँ t हो गया, इसकी भी लिमिट 0t, फिर 0t ऊपर ला लिए। और लिमिट रखने का तरीका होता है कि लिमिट पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस चिन्ह लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट लिखते हैं। यहाँ पे हम लिमिट लिख दिए, यहाँ v था, अब v यहाँ पर एक बार क्या रखना था, v रखना था, एक बार v यहाँ पर क्या रखना था, u रखना था। यानी इसको रिप्लेसमेंट कर देना है, इसको हटा देना है, इसकी जगह पर इसको हम रख रहे हैं, है ना। ये नहीं कि इसकी जगह पर हम रख रहे हैं तो v में v का गुणा कर दे तो v स्क्वायर कर दे, ऐसा नहीं होगा। यानी हम इसके जगह पर इसको रख रहे हैं, भले सेम लिखा है, इससे मतलब हमारा नहीं है। इसके जगह पर एक बार ये रख दिए, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर इसकी जगह पर एक बार ये लिखेंगे। यहाँ आ गया हमारा v माइनस u आ गया, बराबर a यहाँ पे था ही। अब t की जगह पर एक बार क्या रखेंगे, t रखेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर यहाँ क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। ये आ गया v माइनस u बराबर a का गुणा t किए तो 80 आएगा, एक गुणा 0 करेंगे 0 आएगा, 0 हमने लिखे यहाँ। अब u को पक्षांतर कर दिए, इधर माइनस था उधर गया तो प्लस हो गया, तो v कितना आ गया, u प्लस 80 आ गया। एक गति के प्रथम समीकरण का निगमन हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, बन जाएगा गति के प्रथम समीकरण का निगमन। अब देखो गति का द्वितीय समीकरण होता क्या है, गति का द्वितीय समीकरण होता है यश बराबर ut प्लस 1/2 at², है ना। अब इसका निगमन करना है हमको, चलो लिख लो कि गति के द्वितीय समीकरण का निगमन।
अब देखो, जो हमारा गति का दूसरा समीकरण होता है, दूसरा समीकरण ये होता है यस बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। अब देखो यस क्या है, यस है विस्थापन, q क्या है वेग, और t क्या है समय। यानी इसमें विस्थापन, वेग और समय तीनों चीजें आ रही हैं। यानी इसमें जो समाकलन होगा, यानी हमको तीनों लिमिट रखना पड़ेगा, विस्थापन की भी लिमिट रखना पड़ेगा, और वेग की भी लिमिट रखना पड़ेगा, और समय की भी लिमिट रखना पड़ेगा, है ना। तो चलो थोड़ा पहले एक बार हिंदी लो। चलो, माना कोई वस्तु एक समान त्वरण A से x अक्ष के धनात्मक दिशा में, x अक्ष के धनात्मक दिशा में गति कर रही है। समय t पर उसकी स्थिति x तथा वेग भी तब वेग भी बराबर। अब देखो, जैसे त्वरण A बराबर क्या होता है, dv/dt होता है ना। तो वेग भी बराबर क्या होता है, यदि स्थिति हमारी क्या है x है, तो देखो स्थिति में जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। तो वेग भी बराबर होता है dx/dt होता है, dx/dt होता है। यहाँ से हम गुणा कर देते हैं तिर्यक का, यानी हमारा dx बराबर कितना आ जाएगा, dx बराबर आ जाएगा vdt आ जाएगा, ठीक है। अब गति के प्रथम समीकरण से v बराबर क्या होता है, u प्लस at होता है। तो इस v की जगह पर हम लिख देते हैं u प्लस at, ठीक है। यहाँ हो जाएगा dx बराबर u प्लस at, ये हो जाएगा dt। यहाँ पे लिख दो, क्योंकि v बराबर u प्लस at। dt का मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, ये हो जाएगा dx बराबर u dt और प्लस at dt। इसको मान लो इक्वेशन नंबर। अब देखो यहाँ पे हमको इसी का समाकलन करना है, पर समाकलन करना है थोड़ा ये देखना, यहाँ पे x भी है, dx है, dt है, और यहाँ भी dt है। तो dx क्या है, dx है स्थिति उसकी, है ना। तो हम लिखेंगे माना समय t बराबर 0 पर स्थिति वस्तु की स्थिति x 0 तथा समय t बराबर t पर वस्तु की स्थिति x है, वस्तु की स्थिति x है। इन सीमाओं में समीकरण 1 का समाकलन करने पर समीकरण 1 का
समाकलन करने पर, समाकलन करने पर समाकलन कर देते हैं। ठीक है, अब देखो इधर थोड़ा सा पहले देखना, t बराबर जब समय t बराबर 0 था तो स्थिति क्या थी इसकी, यक्ष 0 थी, यानी स्थिति की न्यूनतम सीमा कितनी है, यक्ष 0। ठीक है, और समय की न्यूनतम सीमा कितनी है, 0। और जब समय t बराबर t पर, यानी समय की उच्चतम सीमा कितनी है, t, तब स्थिति की उच्चतम सीमा कितनी है, यक्ष, है ना। इन सीमाओं में हम समीकरण 1 का समाकलन करते हैं इसका। ठीक है ना। तो यहाँ देखो लिखा है dx, तो dx यहाँ पे लिमिट हम लोग लिमिट क्या रखेंगे, x 0 न्यूनतम सीमा रखेंगे और x क्या रखेंगे, उच्चतम सीमा रखेंगे। ठीक है, बराबर यहाँ लिखा है u dt, तो इंटीग्रेशन u dt रहेगा, यहाँ पे न्यूनतम सीमा 0, उच्चतम सीमा t। ठीक है, प्लस यहाँ पे है at, इंटीग्रेशन 0 से t मिल जाएगा 80 और dt मिल जाएगा, कितना हो जाएगा। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, है ना। तो dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। इंटीग्रेशन करने के बाद समाकलन का चिन्ह हटा देंगे, है ना, केवल लिमिट रखेंगे। लिमिट कितनी है, x 0 से x, x 0 से कितना आ गया, यहाँ x आ गया, बराबर है, बराबर कर देंगे। अब देखो यहाँ पे लिखा है u, यहाँ पे लिखा है dt, तो dt के लिए u क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा, तो u बाहर आ जाएगा, है ना। केवल इंटीग्रेशन किसका होगा, dt का, तो dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t होता है, यहाँ u बाहर आ जाएगा और यहाँ इंटीग्रेशन करोगे कितना आएगा, t आएगा। इसकी लिमिट कितनी है, 0 से t है। ठीक है, अब देखो प्लस, यहाँ देखो लिखा है at dt, तो a बाहर आ जाएगा, केवल इंटीग्रेशन होगा t का, t dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब देखो t dt का इंटीग्रेशन होता क्या है, इंटीग्रेशन t dt। अब यहाँ पे t की पावर कितना लिखा है, देखो 1 लिखा है, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t की पावर 1 + 1 बटे 1 + 1 कितना आएगा, t² बटे 2, t² बटे 2 आएगा। एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन x की पावर n dx लिखा हो, इसका फार्मूला होता है x की पावर n + 1 बटे n + 1, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इस फार्मूले हम मान रखेंगे। यहाँ पे देखो t की पावर 1 dt लिखा है, यहाँ पे n का मान कितना है, 1 है, तो n का मान 1 है। देखो तो फार्मूला होता है x की पावर n + 1 बटे n + 1, तो x पावर कितना हो जाएगा, 1 + 1 बटे 1 + 1, तो कितना है इसका मान, t² बटे 2 आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा t² बटे 2 आएगा। ठीक है, यहाँ इंटीग्रेशन रखते हैं इसका, यहाँ से a बाहर आ जाएगा और t dt कितना आएगा, t² बटे 2 आएगा। यहाँ लिमिट हो जाएगी 0 से t, 0 से लिमिट हो जाएगी। ठीक है, अब लिमिट रखते हैं। लिमिट रखने का तरीका बताए हैं, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। यहाँ अपर लिमिट कितनी है, x हो जाएगा x - x 0 बराबर, यहाँ u है, u रहेगा ही, यहाँ लिमिट कितनी जाएगी, t - 0 प्लस यहाँ a बटे 2 बाहर ला लेते हैं, a बटे 2 हो जाएगा। यहाँ लिमिट कितनी जाएगी, t² - 0 यहाँ जाएगा। ठीक है, दिक्कत कहीं। अब देखो लिमिट ही है सर जी, तो टी है, तो टी यहाँ पर टी रख दिया, t² आ गया, और माइनस टी हम एक बार 0 रख दिए। अब 2 जो होता तो बाहर निकालिए आपने। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे x - x 0 बराबर, अब देखो यहाँ पे
यहाँ हो जाएगा यूटी, यू का मल्टीप्लाई टी हो जाएगा यूटी आएगा, यूटी। अब देखो यू का मल्टीप्लाई जीरो करेंगे क्या आएगा, जीरो आएगा, जीरो नहीं लिखते हैं यहाँ पे, प्लस। अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे टी स्क्वायर में तो आएगा 80 स्क्वायर बटे 2 आएगा, आएगा 80 स्क्वायर बटे 2 को हम 1 बटे 2 80 स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या कि जो हमारा समीकरण होता है गति ये लिखा रहता है 1 बटे 2 80 स्क्वायर, तो 80 स्क्वायर बटे 2 लिखें, चाहे 1 बटे 2 80 स्क्वायर लिखें। अब देखो x माइनस x जीरो क्या है, x क्या है, x हमारा अंतिम बिंदु हो गया, और x जीरो क्या हो गया, प्रारंभिक बिंदु हो गया, और अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु के बीच के अंतर क्या कहते हैं, विस्थापन। विस्थापन को हम लोग s से भी लिखते हैं, d से भी लिखते हैं, तो यहाँ लिखिए यस बराबर कितना जाएगा यूटी और प्लस 1 बटे 2 80 स्क्वायर, ये हो गया गणित के द्वितीय समीकरण का।